अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही साथ जनाब कुछ एहतियातें हैं जो आपने ज़रूर करनी है और उसी के हवाले से हमने आज बात भी करनी है अपने प्रोग्राम में, बल्कि अपने प्रोग्राम के आगाज़ में, कि जब आप बाहर निकलें, हम सब ने बाहर निकलना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है, काम काज पे जाना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो जब भी आपने सड़क पर निकलना है ना, तो कुछ एहतियात ज़रूर करनी है। एक तो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कपड़े पहनने हैं, दूसरा पानी की बोतल अपने साथ लाजमी रखनी है। और कुछ बात कर लेते हैं, घर में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं हमारे अक्सर ख़वातीन के हवाले से, कि किचन में ना हम लोग काम के दौरान जब खाना बना रहे होते हैं तो अचानक गरम बर्तन को हाथ लग जाता है, या गरम कोई चीज़ या गरम ऑयल के छींटे पड़ने से हमारे हाथ जल जाते हैं, या फेस पे पड़ जाता है, गर्दन पे पड़ जाता है। ये चीज़ें किचन में हो रही होती हैं, लेकिन जलने के बाद जो दर्द और जलन महसूस होती है ना, उसे लोग अक्सर गैर मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। मैंने तो घर में यही चीज़ें देखी हैं। और अगर नहीं भी इग्नोर किया जाता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि जाए फौरी तौर पर ना कोई ठंडी चीज़ ला के आप उस चीज़ पे लगा दे, उस हिस्से पे लगा दे जहाँ पर आपको जलन हो रही है या जहाँ से आपका जला है। या फिर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, शायद आप लोग भी वो करते हो घरों में, कि ठंड जो टूथपेस्ट है ना उसको फ्रिज में रख देते हैं उसको ठंडा करने के लिए, और वो जब ठंडी हो जाती है तो उसको हाथ पे लगा ली, मतलब जहाँ पे भी आपका जला हुआ हिस्सा है उस पे लगा लिया जाता है। तो अगर वो पानी से जला हुआ है, या जैसे बच्चों के ऊपर पानी गिर जाता है, गर्म दूध गिर जाता है, वो जला हुआ है, इस तरह की चीज़ें, किसी तरह का भी आपका हाथ जल गया है, कोई जिस्म का हिस्सा जल गया, उसको किस तरह आपने लेकर चलना है ताकि उसमें इन्फेक्शन पैदा ना हो, या वो कोई और किसी कह लें कि वर्स्ट सिनेरियो में आपको लेकर ना जा सके। तो आज हमने इस पे बात करनी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब मौजूद है, जो कि बर्न सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये घर में ख़ासतौर पर किचन में काम करते हुए ना ये हो जाता है कि गरम कोई चीज़ जो है, कोई सामान लग गया या कोई बर्तन लग गया हाथ पे, तो जलने का निशान पड़ जाता है या जल जाता है हाथ। तो फौरी तौर पर अगर किसी भी तरीके से हमारा कोई भी हिस्सा जिस्म का जल जाता है, तो उस फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? दैट्स राइट। पहले तो जी मैं समझता हूँ आपने टॉपिक जो चूज़ किया दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ये कॉमनली आपने जिस तरह बताया भी घरों में काम करते हुए किचन में या कहीं पे भी और जगहों पे भी हो जाता है। समटाइम जैसे चाय ले रहे हैं गिर गई, तो ये एक्चुअली बर्न एक ख़ास तरह की ख़ास किस्म की इंजरी है। ओके। उसमें हमारी जल्द की कुछ तहें इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर उसमें बर्निंग प्रोसेस है और उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, और उसमें बर्न की फिर गहराई भी फ़र्क होती है। कुछ बर्न बिल्कुल सुपरफिशियल होते हैं, कुछ डीप होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हमारा कांटेक्ट कितना हुआ है और या कितना सख्त वो हमारी प्रॉब्लम आई है। अब उसमें जब कभी इस तरह का होता है ना, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी, और जो बेसिकली जो पेशेंट नहीं बने उनको भी ये बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता बर्न हो जाता है तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो उसके ऊपर आपने पानी डालना है। पानी डालना है, और पानी भी को ख़ास नहीं, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर है या टैप वाटर है वो डाला जा सकता है। और उसकी वजह ये होती है कि पानी जो एक ख़ास उसके अंदर अल्लाह ने एक करैक्टरिस्टिक रखा है, एक तो क्लीन करता है, दूसरा होता है कि वो हीट को कम करता है, हीट को सक करता है, ठीक है ना। तो हमने ठंडा पानी नहीं डालना। अच्छा, ठंडा पानी नहीं डालना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने बर्फ वाला पानी लेकर तो उस पर डाल देना, वो फिर इंसल्ट दूसरी तरफ चली गई। लेकिन हमारे यहाँ पे तो यूजुअली यही प्रैक्टिस है ना। ये एक्चुअली दूसरी गलती है ना। आपने देखा है कोल्ड से जो सिर्फ बर्न सिर्फ गर्मी से नहीं होता, कोल्ड से भी होता है, कोल्ड से भी फ्रॉस्ट बाइट्स हाँ जी, एग्जैक्टली फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। हमने वो इतदाल रखना है, म्यानर भी इख्तियार करनी है। तो उसमें होगा कि हमने उसके ऊपर पानी डालना है, ठीक है, एंड एटलीस्ट कोई 10 to 15 मिनट्स उसके ऊपर पानी से रिंस करना है। ठीक है, मतलब आपने टैप वाटर जो क्लीन वाटर है उसके नीचे आप उसको रखिए। 2 बर्न हैं जिनके ऊपर आपने फौरी पानी नहीं डालना। ओके, वो एक बर्न वो होगा जिसमें आपने देखा कभी बिजली से इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है, इलेक्ट्रिक्यूशन है, तो उसमें पहले स्विच बंद करना है। ओके। क्योंकि अगर आप पानी उस पर डालेंगे फौरी तौर पे या कोई बाल्टी फेंकते हैं तो उससे शॉर्ट सर्किटिंग होती है। दूसरा पाउडर बर्न होते हैं,
पाउडर बर्न ये ज़्यादातर जो वेपन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं उनमें कुछ Okay. ख़ास किस्म के केमिकल्स यूज़ ठीक होते है। हैं, या कुछ जो हमारी टेस्टिंग लैब्स होती हैं उनके अंदर होते हैं, वो पाउडर ऊपर गिरता है जब स्किन के ऊपर तो वो बर्न करता है। अब वो पाउडर चूँकि ड्राई फॉर्म में है और जब ऊपर टच करेगा तो वो बर्न कर रहा है। अब वो एक स्लो प्रोसेस है ना, ज़रा वो सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। जब हम पानी डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा ना, तो फिर वो अपना काम तेज़ी से करना शुरू कर देगा। तो उसको पहले डस्ट ऑफ करना है, जैसे अच्छा। डस्टिंग करते हैं ना, क्लीन ठीक है, किया, ठीक झाड़ है। लिया उसको, फिर उसके ऊपर भी पानी ही डालना है। ओके। और ये चूँकि बर्न का आपने बड़ी एक मैं सुन रहा था बड़ी खूबसूरत बात की कि बर्न इज़ बेसिकली अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। जी। उसकी वजह क्या है? आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने जो हमारी सारी वो चीज़ें मामलात उनसे डराने के लिए कि आप राह रास्त पे रहें, कहा मैं आपको बर्न करूँगा। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर नोज़ इससे ज़्यादा सख्त तकलीफ़ वाली कोई चीज़ हो नहीं सकती। उसमें हम अपने नाज़रीन को साथ साथ ये भी बताते चलें कि एक मिथ है कि हम पानी डालेंगे तो छाले बन जाएंगे। छाले बन है जाएंगे, ना? हाँ ये बड़ी- होता है बड़े वैसे। इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हाँ। और मैं कहता हूँ कि बर्न में अगर छाले बन जाएं तो उससे शायद अच्छी बात कोई भी ना हो। अच्छी चीज है छाले बनना। एग्जैक्टली उसको कैसे? हम एक्सप्लेन करते हैं। हमें तो लगता है कि अच्छा नहीं पानी ज्यादा ना डालो या ज्यादा आप कुछ और लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो खास हाँ, तौर हाँ, पर, उस पे बिल्कुल हम तो आपके छाले नहीं बनेंगे। टूथपेस्ट हम लगाते तो हैं, डर रहे होते हैं कि आटा छाले ना लगाते बने। हैं। हाँ। इवन पेशेंट एक दो मैंने देखे वो कच्चा अंडा वो फेंट के तो वो लगा रहे होते हैं, नील लगा रहे होते हैं। अच्छा। अब वो एक्चुअली शायद ये सोच के वही जो आप वाली बात जी। की ठंडक के लिए, हाँ। या फिर वो जरासीमों से बचाव के लिए। हाँ। हालांकि जब हिस्सा बर्न होता है तो उसमें जरासीम नहीं है। ओके। क्यों नहीं है? क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल बर्न्ड एंड जी कुक्ड। जी। जो ऊपर वाली लेयर हैं जैसे हाँ। भी है। अब जब हमारी स्किन की टॉप लेयर्स, हम अगर स्किन की ओवरऑल बात जी, करें तो जी। स्किन एक जस्ट एक सिंगल लेयर नहीं है। ओके। अल्लाह ने इसकी कुछ तहें बनाई ठीक हैं। है। ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, फिर उसकी 5 लेयर्स हैं, फिर उसके नीचे 2 लेयर्स हमारी डर्मिस की हैं। तो ये 7 लेयर्स हैं जो हमारी टॉप से लेके स्किन की, मतलब ये जो हमारा कवर है 7 लेयर्स में। 7 लेयर्स। अब उसमें जब हमारा बर्निंग प्रोसेस होता है तो हमारी जो टॉप लेयर है, अगर कुछ लेयर जल गई और नीचे कुछ लेयर बच गई, ठीक है। तो जो जली हुई लेयर्स होती हैं वो जो नॉर्मल लेयर है उनका साथ छोड़ देते हैं और वो एक छाले की सूरत में नमूदार ठीक होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नीचे स्किन का काफ़ी सारा हिस्सा बचा हुआ है। बच गया है, ठीक है। अब वो जो ओके। पानी डालते हैं तो वो होता ही है कि नॉर्मली स्ट्रेन जो स्किन थी उसने सारी ने डिस्ट्रॉय हो जाना था, लेकिन जब हमने पानी डाला तो ऊपर से हीट्स कम हो गई, तो वो बर्न जो प्रोसेस नीचे जा रहा था वो रुक गया और ओके। नीचे कुछ स्किन जो है वो हमारी सेव हो गई। वाओ। अब वो एक छाले की सूरत में उठ गई। अब फिर दूसरा ये होता है कि अगर छाला बन गया है और उसके ऊपर एक पूरी एक लेयर उठ गई है और उसके अंदर एक सीरम सा या पानी सा आपने देखा होगा। पस सी के लोग कहते हैं नहीं, जी पस पड़ के, नहीं, हाँ। पस नहीं, वो रेशा नहीं है, वो अच्छा। रेशा नहीं है। आप देखिए उसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड है जो हमारे ब्लड से फिल्टर होके वहाँ आया, ओके। उसको सीरम कहते हैं। ठीक है। अब सीरम के अंदर इतने ज़बरदस्त हीलिंग केमिकल हैं, ये वही केमिकल हैं जो आपने देखा होगा पीआरपी करते हैं। पीआरपी से मैंने अगला वर्जन इंट्रोड्यूस अच्छा। कराया पीडीजीएफ। ओके। तो वो ब्लड से निकलती हैं चीज़ें। अब ये चूँकि अंदर से ही है और वो हमारे फिल्ट्रेट होके तो वो उसके नीचे आ रहा है। अब वो सारा हीलिंग का केमिकल है जो कि उसको अच्छा, वो जो हमारे छालों में अगर पानी आ रहा है तो इट मींस कि वो हील हो रहा है अब। एग्जैक्टली। अब अच्छा अभी ओके। हीलिंग तो भी स्टार्ट होगी हाँ, ना, लेकिन उसके अंदर जो फ्लूइड है ठीक वो है। पस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओके। पस का मतलब है रेशा, इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन तो भी शुरू भी नहीं हुई। अब उस ब्लड में से जब वो निकल के आके उसके अंदर इकट्ठा हुआ तो उसमें दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो एक लेयर है वो अभी हमारे ज़ख़म क्रिएट उस तरह से नहीं हुआ। जैसे हम देखें हमारे घर की जो दीवार है बाहर वाली, वो अगर झुक जाए, अगर गिरी नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब है कि अभी रास्ता ओपन नहीं रास्ता हुआ। ओपन, इसका ठीक है। मतलब इट्स ऑल पैक ओके। एंड क्लोज्ड। अब उन छालों को मैंने देखा अक्सर लोग फाड़ देते हैं। जी। अब उनकी केयर करनी रप्चर चाहिए। कर देते हैं, बिल्कुल। उनको रप्चर नहीं करना, उनको फाड़ना नहीं है, उनको बचा के रखना है, उनकी केयर करनी है, क्योंकि वो एक बैरियर है। अच्छा। अभी जरासीम को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। वो हवा में है, जरासीम इर्द गिर्द हमारे बेशुमार एनवायरनमेंट में होते हैं। तो अगर बैरियर इंटैक्ट है, वो छाला हमने फटने नहीं दिया, तो वो एक हमारा अभी समझिए कि उस Safe बॉडी zone के अंदर में। सेफ जोन में है। फिर दूसरा ये कि उसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमारा हीलिंग केमिकल ओके। है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप छाले को केयर करते हैं तो नाज़रीन के लिए बड़ी मैं अगर ऑब्जर्वेशन है इनकी, अगर इन्होंने देखा हो तो ये होता है कि जहाँ छाला बन जाए और छाले की केयर की जाए तो वो 4-5 दिन अगर रह जाता है तो उसके बाद जो ज़ख़म ठीक होता है उसमें निशान नहीं पड़ता। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा It's मसला है very, ना very कि interesting. जो जख्म का जो जला हुआ जख्म है उसका निशान नहीं जाता एग्जैक्टली। तो वो अगर छाला अब बचा लिया आपने तो निशान नहीं पड़ेगा, है। ओके। निशान सेफ रहेगा, ठीक या अगर है। पड़ेगा तो बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है, मामूली सा। ठीक है। उसकी वजह क्या है? श्योरिटी क्या है कि नीचे एक तो स्किन की कुछ तहें बची हुई हैं, ओके।
दूसरा ये हुआ कि हमारा उसके अंदर हीलिंग केमिकल हो गया, तीसरा इन्फेक्शन कोई नहीं हुई। ठीक है। अगर वो छाला फटा नहीं है तो एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है, हम Okay. बिल्कुल नहीं देते। पेन ऑफ कोर्स, पेन बहुत ज़्यादा होती है तो उसको रिलीव करना होता है। ये जो टूथपेस्ट, आटा, ये जिस तरह की चीज़ें ये बात कर रहे चीजें थे, लगानी ये चाहिए वैसे कि नहीं infection लगानी ये चाहिए? इन्फेक्शन क्रिएट करती है। ये इन्फेक्शन अभी क्रिएट जख्म करती साफ है। सुथरा है, Okay. हम इसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगा के तो उसको इन्फेक्शन में क्रिएट कर देते हैं। Okay. और वो फिर जख्म होते हैं जो निशान छोड़ते हैं, जो लंबे चलते हैं, जो हील नहीं होते, इवन सम टाइम उसके ऊपर फिर कोई सर्जिकल वर्क लेकिन कौन से ऐसे निशानात हैं जो कि अपना निशान छोड़ के जाते हैं? दैट्स राइट। उसमें एक्चुअली जब शुरू में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि बर्न की जो कैटेगरीज हैं, एक तो ना किस वजह से हुआ, क्या आग लगने से हुआ, गर्म दूध से हुआ, किसी केमिकल से हुआ, या फ्रॉस्ट बाइट से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। बहुत से लोगों को ये इस्त्री जब हम कर रहे होते हैं उससे भी जल जाते हैं, तवे से टच हो गया, एग्जैक्टली, गर्म बर्तन को टच हो गया। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ बर्न्स हैं ये तो एक साइड पे, लेकिन बर्न को जब हम डिटरमिन करते हैं तो हम कहते हैं इसकी डिग्रीज हैं। अब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री, 4 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री वो है जिस तरह हम सूरज में कहीं धूप में कहीं बाहर गए काम किया तो हम रेड हो जाते हैं ना, फ्लैश हो जाते हैं, वी कॉल इट जस्ट फर्स्ट डिग्री। या बिल्कुल किसी वो गर्म ऑब्जेक्ट को जस्ट टच हुआ है, हमने हाथ खींच दिया तो आपने देखा होगा कुछ देर रेड रहता है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कुछ देर में हील हो जाता है, ये फर्स्ट डिग्री है। अब ये बिल्कुल निशान नहीं छोड़ता। सेकंड डिग्री वो है जिसमें छाला बनता है, इट्स वेरी पेनफुल, और ये भी बिल्कुल निशान नहीं छोड़ता। अगर हमने उसको छीला नहीं, उसके अंदर हमने उसमें हम इन्फेक्शन का हिस्सा नहीं बने तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री इससे डीप होता है, इसमें छाला नहीं बनता, लेकिन इसमें जख्म चूंकि गहरा होता है और ये हमेशा कुछ ना कुछ निशान छोड़ता है। और फोर्थ डिग्री वो है जिसमें सारी स्किन बर्न हो रही है, इसमें इवन मोटे मोटे स्कार बनते हैं। वो इवन इतने मोटे होते हैं कि फिर उनको हमें काट के तो फिर वो निकालना, और ये जख्म होते हैं जो लंबे चलते हैं। इसी तरह अपने नाज़रीन के इल्म के लिए हम ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वैक्स हैं, उनके पास जाते हैं तो वो पट्टियाँ करते हैं या कोई ऐसा करते हैं तो वो कहते हैं जी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑपरेशन करके जल्द लगाने की बातें करता है, और जब हम कहीं वो फलां के पास वो फलां गया था तो उसने तो सिर्फ एक क्रीम दी थी तो वो यहाँ पट्टी की थी तो पट्टी से ठीक हो गया। वो एक्चुअली उसमें जो हमारी सबसे जो कॉमन मिस्टेक है या कॉमन गलती वो ये होती है कि बर्न का प्रोसेस मैंने बताया 4 डिग्रीज हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्रीज वो हैं जो क्रीम से और पट्टी से खुद ब खुद ठीक हो जाने थे, इसमें ऑपरेशन नहीं करने की जरूरत। अब फोर्थ डिग्री वो है जो डीप बर्न है जिसमें स्किन सारी और नीचे वाला हिस्सा, इसमें हमें हर सूरत में कुछ सर्जिकल वर्क करना पड़ेगा। अब ये कंपेयर नहीं किया जा सकता कि भाई 1 वाला तो क्रीम से ठीक हो गया तो हम कहें उसका तो भाई जख्म की वेरिएशन हो सकती है, फिर जो किस वजह से हुआ वो फ़र्क डाल सकता है। फिर इवन अगर ये जो रेमेडीज होम वाली जो हैं जो हम कह रहे हैं कि जो नहीं करनी, अंडा, आटा, ये चीज़ें इवन और बेशुमार बहुत से जैसे कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं, उसका भी नहीं करना। हीलिंग के बाद करना इज एब्सोल्युटली फाइन, फौरी तौर पर नहीं करना उसका, फौरी तौर पे नहीं करना, ठीक है। बाद में जब करना है वो उस वक्त है जब जख्म ठीक हो गया हो, तो कुछ देर जली वाली जगह पे हमारे जो मसाम हैं वो बंद हुए होते हैं और जो पसीना आता है वो नहीं होता, और वो जगह फिर खुश्क हो जाती है, ड्राई होती है, तो उसके ऊपर फिर ऑयल मसाज सारे देयर और वेरी गुड। कोकोनट ऑयल है, ओलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोई भी आप ऑयल का मसाज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर दे आर वेरी गुड। ओके, मतलब अगर आपका किसी भी तरीके से हाथ जल जाता है तो आपने कोई भी ऐसा टोटका नहीं करना है, घर में आटा शाटा कोई नहीं लगाना है, आपने सिंपल वाटर, टैप वाटर से अपना हाथ धोना है। कहीं से भी आपका हाथ जला है किसी भी तरीके से, सिर्फ आपने उस बर्न को जो है ना धोना है और कुछ भी नहीं करना है, बचा के रखना है। और दूसरा यह है कि इसमें तो अब बहुत सारी मॉडर्न चीजें हमने देखे ना, हम वी आर सिटिंग इन 2025 और अब बॉडी से हम बहुत सारी PDGF, PRP, इवन फैट से मैं स्टेम सेल्स लेके करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आराम से हील होती हैं, तो आसान ही रखना चाहिए इसको, ताकि मतलब फौरी तौर पर आप अपने तौर पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा जल गए तो आप डॉक्टर से रजू करें ताकि वो आपको बता सके कि आगे क्या किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं कि बच्चों में वैक्सीनेशन का जो अमल है वो क्यों कर ज़रूरी है और अहम है। क्या वालिदैन को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? तो अगर करवानी चाहिए तो ये अमल कब से शुरू करना चाहिए और कब तक लाजमी मुकम्मल करना चाहिए? इसके अलावा एक और सवाल कि वैक्सीनेशन के अमल के दौरान मुकर्ररा वक्त की पाबंदी अगर ना की गई हो तो क्या करना चाहिए वालिदैन को? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके मुतालिक जानना हर वालिदैन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो शुमार है उन ममालिक में होता है जहाँ 5 साल से
कम उम्र बच्चों में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसकी एक वजह वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल ना करवाना भी हो सकता है? इसके अलावा और भी बहुत सारी मिथ्स हमारी वैक्सीनेशन के साथ जोड़ी जाती हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाफिज़ ज़िकाशुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए सर। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीनेशन का अमल बच्चों में जब वो पैदा होते हैं कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? क्यों लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन हमें अपने बच्चों को? जी, पहले तो आप इस प्रोग्राम की तवज्जो से आप सबका शुक्रिया। और जब आपने बात की कि पाकिस्तान मॉर्टालिटी में सबसे ज़्यादा है, तो इनफैक्ट इट इज़ ट्रू कि पाकिस्तान का मॉर्टालिटी दुनिया के 3 बड़े ममालिक, 3 टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से है, जिसमें अफ़गानिस्तान, सोमालिया के साथ हमारा मॉर्टालिटी रेट मिलता है। और इवन हमारा अफ़गानिस्तान से भी ऊपर है, सोमालिया के साथ साथ है। अच्छा। और इसकी ना सिर्फ न्यूनेटल यानी कि नौज़ायदा मॉर्टालिटी रेट, बल्कि इन्फेंट यानी कि 1 साल से कम बच्चों का मॉर्टालिटी, और अंडर 5, ये तीन एस्पेक्ट से हम देखते हैं। तीनों में पाकिस्तान जो है ना वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वन ऑफ द रीज़न इसके यहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डायरिया के साथ बच्चे मोशन लगते हैं, नमूनिया हो जाता है, इसके साथ मोर्टालिटी, अमवात, शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। और इसकी वन ऑफ द रीज़न इसके हम वैक्सीनेशन को प्रॉपर नहीं लगवा पाते, या लगाते हैं तो हमारे साथ छूट जाती है, या डोज प्रॉपर नहीं होती, जो इसका कोल्ड चेन है वो मेंटेन नहीं रहता। तो देयर मल्टीपल रीजंस बिटवीन। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कब से शुरू होती है ये वैक्सीन लगवाना, इसका अमल, और कब तक इसको लगवानी चाहिए? देखें, हमारे यहाँ पे शरह जो आबादी है इसका 60% जो है वो 60% हमारी जो शरह आबादी है वो उसका जो एरिया वो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आता है, एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आता है। कुछ लोकल जो BHUs हैं या लोकल जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स होते जाते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारे सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में, लाइक प्राइवेट और सेकेंडरी, सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में पैदा होते साथ ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं या तो उसमें वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, लाइक BCG है, हम पैदा होते साथ ही एक वैक्सीन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं इस बाजू पे, उससे वो TB के बचाव के लिए होता है। और आपको पता है पाकिस्तान इज़ द मोस्ट नोटोरियस इन ट्यूबरकुलोसिस। सो इवन हम कहीं पे भी, अगर हम कहीं वेस्ट में भी जाते हैं तो हमारा TB का एक सेपरेट एक टेस्ट वगैरह आपको पता है जो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो ये जो नहीं लगाते फिर TB का एक रिस्क ऑल ओवर द लाइफ बढ़ जाता है। फिर हम पैदा होते साथ एक पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, और वो भी जिस छोटे सेंटर्स में, या अगर कुछ पेरेंट्स बाज़ दफ़ा नहीं विलिंग होते वो भी नहीं पिलाए जाते। तो और फिर हेपेटाइटिस B, स्पेशली जब मदर्स में हेपेटाइटिस हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है एंडेमिक है, यानी कि यहाँ पे स्लो ग्रोइंग हेपेटाइटिस BC मौजूद है, तो इसकी बचाव के लिए भी हम एट बर्थ लगाते हैं, लेकिन वो भी नहीं लगाया जाता। ये तो एट बर्थ है। उसके बाद फिर हम पहला टीका 6ठे हफ्ते पे लगाते हैं, यानी कि जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है। और वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारी 5 बड़ी बीमारियों से बचाव के लिए, जिसमें काली खांसी है, टेटनस है, खन्नाक है, इसमें नमूनिया है। टाइफाइड जब वो हम 9th मंथ पे जाके लगाते हैं, तो ये हमारी 5 बड़ी बीमारी से बच जाती है। फिर इसके अलावा हम रोटा वायरस का लगाते हैं, यानी कि बच्चों में जो मोशन का डायरिया है बहुत ज़्यादा, इसहाल बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए हम लगाते हैं। और ये अभी कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि हमारे अक्सर जो गाँव देहात वाले बच्चे हैं उनमें मोशन की वजह से इतनी अमवात आ रही है, यानी कि हम बच्चों को रिसीव कर रहे होते हैं एंड दे आर टोटली शॉक्ड, उनका पानी नहीं है, आंखें अंदर गई हैं, यहाँ का जो ऊपर सर है वो अंदर दबा हुआ है। तो ये पानी कम होने की वजह से बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो एक रोटा वायरस वैक्सीन है ये भी 6ठे हफ्ते में लगी जाती है। इसी तरह से रोटा की हम दूसरी डोज 10वें हफ्ते पे लगाते हैं। फिर यही सारा हम सेम स्केड्यूल हम 10वें हफ्ते में फॉलो करते हैं और 14वें हफ्ते में फॉलो करते हैं। और इसमें ये जो बीमारियाँ, इसमें खसरा, इसमें नमूनिया, इसमें मोशन, इसमें आपके डिफ्थेरिया, खन्नाक, खाली खांसी, तशन्नुज, सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है। और फिर 9th मंथ में हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारी जो आजकल जो एकदम से अब वबा फैलती है, जिससे आजकल कुछ खसरे केसेस आना शुरू हो गए। या थे कि इट इज़ नॉट द सीजन, ये यूजुअली सर्दियों में आता होता है, लेकिन हम देख रहे हैं खसरे के वबा फैल रही है। इसकी वजह क्या है कि 9वें महीने पे हमारा एक MR वैक्सीन लगती है जिसमें खसरा और उसमें रुबेला होता है। लेकिन वो जो बच्चे नहीं लगा पाते या कहते हैं अब हमारा कोर्स मुकम्मल हो गया, 9वें महीने पे नहीं आ पाते, ये बच्चे उनके अच्छे जा रहे होते हैं, कहते हैं हमें
हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये लास्ट वैक्सीन होती है 9वें महीने में? नहीं, इसके बाद भी एक और होती है, वो हम 15 माह पे लगाते अच्छा। हैं। तो 9 मंथ पे फिर हम जो MR यानी कि खसरा और रुबेला जो कुत्ते से बचाव वाला होता है वो हम लगाते हैं। और साथ हम टाइफाइड हमने इसमें ऐड, गवर्नमेंट ने अभी ऐड किया। तो गोया इस तरह हमारी इसमें 2 बीमारियों की बचाव इजाफा हुआ है। ये कुछ 2 सालों से हुआ है, एक टाइफाइड और एक खसरा, एक रुबेला। ठीक है। और 15 माह में फिर हम MR लगाते हैं यानी कि खसरे का लगाते हैं। और 18 माह पे फिर हम एक काली खांसी के बूस्टर लगाते हैं, टेटनस का, DPT जिसे हम बोलते हैं। मतलब ये जब बच्चा पैदा होता है तब ये सिलसिला शुरू होता है और ये 15 माह तक जो है ना वो बच्चे के जाता है। 15 माह तक चलता है और एक फिर बूस्टर की बारी आ जाती है। बूस्टर होता है यानी कि उसको दोबारा से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। वो कब लगता वो है? 18 माह पे लगता है। वो 18 माह पे लगता है। बल्कि ये भी एक गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। इनिशियली इट वाज अप्लाइड एट 4 इयर्स, लेकिन अक्सर औकात पेरेंट्स जो होते हैं वो चौथे साल में जाके बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि कोई वैक्सीन भी कोई चीज़ थी, यानी कि उनका एक मिथ रह जाता है उनके लिए। तो एट दैट टाइम हम गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम इसको बूस्टर को हम 18 मंथ पे लगाए, यानी कि 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर अंदर हम इसको लगा दें। लेकिन डॉक्टर साहब अगर जैसे ये 18 मंथ तक ये सारा कोर्स होता है, लेकिन अंदर से एक हमारी वैक्सीन अगर स्किप हो जाती है तो क्या हमें दोबारा कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा या वहीं से आगे जाएगा, या हमें दोबारा से सारी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी? अब देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स के साथ ये इशू होता है। कहीं उनके साथ कोई मसला हो गया, कोई ट्रैवल हो गया, कोई घर में इंसिडेंट हो गया, तो जहाँ से आप लोग ने छोड़ा है हमने उस वैक्सीन को देखना। फॉर एग्जांपल, हम अगर 10वें हफ्ते पे लग गए, 14वें हफ्ते यानी कि 14th वीक की वैक्सीन हमारी रह गई और पेरेंट्स हमारे पास 2 वीक्स के बाद या 1 महीना बाद उस टाइम के बाद आ गए, तो हमें वहीं से अप्लाई करना है, क्योंकि ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट। और अगर तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल लाइक 1 साल गुजर गया, फिर हम उसको स्किप कर देंगे और हम उस पेशेंट को देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसी है, यानी कि उसका अपना उसकी इम्यूनिटी कैसी है, बहुत थिन लीन तो नहीं है, सोकड़े में मुब्तला तो नहीं है, कोई और मसले छाले वगैरह तो नहीं बनते, कोई इसको मोशन का मसला तो नहीं रहता। देन इट डिपेंड्स अपॉन द केस। अदरवाइज अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेस देन 6 मंथ, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी भी बहुत से लोग जो है वो पोलियो के हवाले से भी बहुत सारे मिथ्स हैं उसको लेके चल रहे होते हैं, पोलियो के कतरे भी नहीं पिला रहे होते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे देखने वालों को? यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये भी एक हमारा अलमिया है कि हम पाकिस्तान में पोलियो में स्टिल वी आर इन द टॉप 5 कंट्रीज़ पोलियो में। और आपने बल्कि अभी रिसेंट सुना भी होगा कि कई ममालिक ने हमसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन और हमसे कहते हैं कि हम प्री विजिट हमें पोलियो पिलाएं। तो इसकी वन ऑफ द रीज़न इसके हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और यूजुअली देखें, हमारे पोलियो केसेस जो आइडेंटिफाइड भी हुए हैं वो हमारे KPK और बलूचिस्तान की बेल्ट में हुए हैं। तो वन ऑफ द रीज़न इसके वहाँ पे मिथ है कि पोलियो इज़ द वेस्टर्न प्लॉट, कि या तो ये मगरिबी एक प्लॉट है। सेकंड इज कि इसके साथ हमारी शरह जो पैदाइश है उसको रोका जाता है, यानी कि इट कॉज इनफर्टिलिटी। सो ये एक वन ऑफ द मिथ है जो हमारे पोलियो से रिलेटेड है। और फिर कुछ माइनर मिथ्स भी हैं, जिस तरह इसमें कुछ ऐसे ड्रॉप्स हैं जो आपकी लाइफ को भी शॉर्ट कर देते हैं, आपकी लाइफ स्पैन कम कर देते हैं। तो दीज आर द मिथ्स। और इवन जो अभी ड्रैप ने, जो ड्रग हमारी अथॉरिटी ऑफ ये पाकिस्तान है, इसने भी प्रूव किया कि देयर नो सच ट्रुथ्स इन दिस मिथ्स। ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। और आपने सुना होगा जैसा एक कोविड जब आई थी, तो कोविड में बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें माइक्रोचिप्स हैं, और इसके साथ जो ना हम कंट्रोल करेंगे, हम मुसलमानों की जो पैदाइश है उसको कंट्रोल करके हम अपने काबू में रख लेंगे। तो दीज आर टोटली लाइक समथिंग विच इज बियॉन्ड द साइंटिफिक एविडेंस। मतलब ये सारी मिथ्स हैं, इससे कोई भी हकीकत से वास्ता नहीं है इस चीज़ का। खासतौर पर अगर पोलियो की बात कर ली जाए, सिर्फ पोलियो नहीं, बाकी भी तमाम तर वैक्सीनेशन जो हमने अभी आपको बताई है, डॉक्टर साहब ने आपको बताई कि क्यों कर ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन कराना जब वो पैदा होते हैं, और उसके बाद 18 माह तक आपने ये वैक्सीनेशन करानी है। इसका प्रोसेस क्या होता है, अगर स्किप हो जाती है तो तब आपने क्या करना है, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब हमें बता चुके हैं। तो डॉक्टर हाफिज ज़िकाशुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ना मुआशरे में ना अक्सर एक मुकम्मल ख़ानदान की तस्वीर माँ बाप और बच्चों पर मुश्तमिल समझी जाती है, मगर हमारे आसपास हज़ारों ऐसे वालिदैन भी हैं जो ये ज़िम्मेदारी अकेले निभा रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स के तौर पर। और ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं, बल्कि रोज़गार भी, समाजी दबाव भी और नफ्सियाती बोझ के साथ हर रोज़ एक नई जंग लड़ रही होती हैं। और ये सेगमेंट उन्हीं माँओं, उन्हीं बापों और उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक मुकम्मल दुनिया बनने की कोशिश में
अधूरे रह गए हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि वालिदैन में से किसी एक का अकेला रह जाना सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि एक समाजी और माशरती मसला भी है। तो इन बच्चों के लिए भी ये जानना उतना ही बड़ा चैलेंज है जो माँ या बाप में से किसी एक से महरूम रह जाते हैं। तो इसी वाले से बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारी भी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और ऐसे लोगों के जूतों में ख़ुद को रख कर कैसे समझा जा सकता है। आज का सेगमेंट उन लोगों के लिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद है जो कि क्लिनिकल कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, आज हमने सिंगल पेरेंट्स के हवाले से बात करना है। बहुत सी हमारी भी यहाँ पर ऐसी रेशो है जो कि सिंगल पेरेंट के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं और ख़ासतौर पर ख़वातीन ये जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही होती हैं, जो हमने देखा है मेरे जो पूरी दुनिया में ऐसे हाँ ऐसे है। तो ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकली मामला भी है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है उस सिंगल पेरेंट पर भी और जिस बच्चे की परवरिश हो रही होती है उसके ऊपर भी। बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने जो टॉपिक जो है ना चूज़ किया है कि बेसिकली, और वैसे भी हम देखते हैं कि आजकल सिंगल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि डाइवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है वो ये एक्सपेक्ट तो करती है कि एक औरत जब उसके बच्चे हो जाएं तो अपने बच्चों को अपने शोहर के पास ना छोड़े, मगर उसके लिए सपोर्ट वाला कोई एलिमेंट जो है वो हमें नहीं नज़र आता कि सपोर्ट है जो मदर के लिए सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। हम देखते हैं कि थोड़े अरसे बाद फैमिली भी कट ऑफ भी हो जाती है और उस तरह से सपोर्ट नहीं करती जिस तरह से शुरू में हम एक डायलॉग मारे होते हैं, कुछ नहीं होता, मैनेज हो जाएगा, तुम कर लोगी, बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता, तुम माँ हो। तो द पॉइंट इज़ कि फिर उस अकेली माँ को माशरती, माली और जज्बाती और जो एक फैमिली का बर्डन होता है वो सारा उसको अकेली को मैनेज करना पड़ता है। और फिर हमारे यहाँ पे औरतों के लिए ना तो उतने ज़्यादा मौक़े हैं। आप देखें कि औरतें मैक्सिमम वो पढ़ी लिखी औरतें काम कर सकती हैं जो पढ़ी लिखी हैं, या औरतें घरों के काम लोगों के घरों में जो है वो कर सकती हैं, फैक्ट्रीज़ में काम जो है वो कर सकती हैं। और बहुत ज़्यादा काम जो है वो अभी तो काफ़ी ज़्यादा इन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो हैं। तो फैमिली, मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा बोझ जो एक माँ के ऊपर आ जाता है जो कि उसकी शख्सियत को ही बदल के रख देता है। वो औरत जो पहले बड़ी हंसती खेलती थी, अब उसको हर बात करते वक्त बड़ा जो है वो कॉन्शियस रहना पड़ता है, घर वालों को या भाई के बच्चों को, भाइयों को, किसी और को ये बात ना बुरी लग जाए, अम्मा अब्बा को ये बात ना बुरी लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। सो वो बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो मुनीबा होता है कि बच्चा इतनी आसानी से औरत जो है वो कोप नहीं कर पाती। और अगर फिर उसको फाइनेंशियल चीज़ों के लिए अपने घर वालों की तरफ देखना पड़ता है तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, पावर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि पहले कहीं शोहर के साथ चीज़ें थी वो तो इक्वल उसके ऊपर थी। अब आपके पेरेंट्स या भाई अगर आपको मैनेज कर रहे हैं तो पावर अब उनके हाथ में है, आप उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता अकेली माँ हो के बच्चों को पालती हैं तो आपका बच्चों के साथ एक या तो बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन सकता है या बहुत टॉक्सिक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। और बहुत टॉक्सिक बॉन्ड इसलिए बनेगा कि औरतें होती तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी वो कितना बोझ ले सकती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि आपको हर तरफ से जो है वो एक ऐसा मतलब ताने तशने बहुत सारी बातें जो आपको आ रही हों, तो उस सूरत हाल में मोस्टली औरतें जो हैं वो अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जो कि मेंटल हेल्थ है, उसको लूज कर जाती हैं। मोस्टली औरतें लूज कर जाती हैं। ताने वगैरह तो मिलते ही मिलते हैं ये सारे सिनेरियो में। इसके साथ साथ हमारा मुआशरा एक अलग नज़र से उस खातून को देखना शुरू कर देता है। बिल्कुल कि जी अब ये सिंगल पेरेंट है, खा उसकी गलती थी या नहीं थी, उसने अगर अलहदगी इख्तियार कर ली है तो वो एक नज़रें ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं टुवर्ड्स हर ना। तो ये चीज़ें भी बड़ी आपको साइकोलॉजिकली डिस्टॉर्ट करती हैं। एग्जैक्टली। और उसमें मुनीबा देखो आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा आज भी ये बात नहीं करता कि आदमी की जो है वो हो सकता है गलती हो सकती है, या हो सकता है दोनों ने कोशिश की बनी नहीं और अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अलग हो जाएं, बजाय इसके कि उसी लड़ाई झगड़े वाले ताल्लुक में रहें। जो कि मैं खुद भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि लंबा अर्सा आपने ट्राई किए, रिलेशनशिप नहीं बन पाया, तो अब आप उसको कहीं ख़त्म करने की तरफ जो है वो आएँ, ताकि बच्चों के ऊपर वो जो दोनों माँ बाप को लड़ते झगड़ते टॉक्सिसिटी में देखते हैं वो एक को देख लें तो ज़्यादा बेहतर जो है वो हो जाता है। ये हम नहीं समझ पाते। अलग की वजह ये भी हो सकती है कि जो लोग खासतौर पर लव मैरिज करते हैं, यहाँ पे हमारा ये सुना जाता है ना, लव मैरिज करते हैं उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है तलाक की, डिवोर्सेस की या फिर अलहदगी की।
ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लव मैरिजेस की जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये रेशो दोनों रिलेशनशिप, दोनों ही जो अरेंज और लव मैरिज जो है दोनों की ही एक जैसी है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट शायद वो वाहिद खत्ता है जहाँ पे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज तो पूरी दुनिया में शादी आपकी अपनी मर्जी से जो है वो होती है और होनी भी अपनी मर्जी से ही चाहिए। लेकिन लव मैरिजेस में क्योंकि थोड़ा सा हमें ये रेशो इसलिए नजर आता है कि एक तो हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि अपनी मर्जी से की थी, देखो क्या नतीजा निकला। एंड देन जो है वो हम देखते हैं कि क्योंकि उसमें चॉइस, थोड़ी सी लिबर्टी आपके पास ज़्यादा होती है। आप समझते हैं कि यार अगर नहीं चल पा रही तो फिर अलग होने में कोई ऐसा मसला जो है नहीं, क्योंकि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम अरेंज मैरिजेस में क्या करती है, सेटल डाउन करा देती है, सेटल डाउन करवाती है, मामला वहीं के वहीं रहते हैं और कुछ ना कुछ कह के अच्छा बैठ जाओ, कर लो, आगे जाओगी तो अगला भी खतरा दिखाया जाता है ना, आगे जाके भी इससे वर्स मर्द मिल सकता है या आगे जाके भी तुम्हें ये सारे, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप इस तरह से अगले बंदे के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, वो फैसला नहीं कर पाता और दबा दबा के आप उस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अरेंज मैरिजेस में डाइवोर्सेस कम मगर रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन जीरो और लव मैरिजेस में हमें डाइवोर्स की रेट कहने को ज़्यादा मिलती है, जबकि इतना ज़्यादा नहीं है, इक्वल है दोनों की तरफ जो है वो है। अच्छा, ये तो चले हो गया ना। अब मुझे बताएं, वो जो बच्चे होते हैं जिनकी परवरिश की जा रही होती है सिंगल पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सारी महरूमियाँ ऑब्वियसली उसका शिकार होते हैं। तो जो माँ सारी चीज़ें देख रही होती है, जिन चीज़ों के साथ वो कोप अप कर रही होती है, सफ़र कर रही होती है, वो सारी चीज़ें उस बच्चे में भी आ रही होती हैं, बच्चा भी देख रहा होता है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, किस तरह की चीज़ों का वो शिकार हो सकता है। वो मेंटली भी हो सकता है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो आम होता जा रहा है ना हमारे पास, किस तरह के डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकता है। बिल्कुल, आप सिंगल मदर्स के बच्चे जो अक्सर मैं देखती हूँ ना, क्योंकि कपल्स की शक्ल में जब सिंगल मदर्स के बच्चे आते हैं तो वो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। और बुरी हालत में इसलिए होते हैं कि माँ जब अकेली अपने बच्चे को, बेटी या बेटे दोनों को पालती है, तो उसको लगता ये है कि वो खुद वो उसको पोजेस ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। दोनों माँ बाप अगर इकट्ठे हों, माँ अकेली अगर पाली तो उस बच्चे को ज्यादा पोजेस करती है, और अगर वो लड़का हो तो साइकोलॉजिकली, मैं दोबारा से कह रही हूँ, साइकोलॉजिकली वो उस लड़के को अपने शोहर के तौर पे कंसीडर करती है अपने माइंड में। नॉट एक्चुअली मगर माइंड में, और उसको उसी तरह से पोजेस करती है, कंट्रोल करती है। और जब उसकी शादी का टाइम आता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसकी बीवी को एक्सेप्ट करे। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको सिंगल मदर्स एज मदर इन लॉ जो है नज़र आती हैं। बहुत चैलेंजिंग जो चीज़ें, जो सिचुएशन जो है वो हो जाती है उनकी। उनका अपना भी कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने अकेले एक बच्चे को पाला है, तो अब वो उनकी कुल कायनात वो बच्चा होता है। और जब वो शेयर होने की बात आती तो दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हर के जी अब ये भी छोड़ के जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश जो है वो करती। पर्सनैलिटी, बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि माएँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इमोशनल आपके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार में कहती हूँ करती है कि मतलब वो बताएंगी कि देखो मैंने सारी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए अपने लिए बर्बाद कर दी है, एग्जैक्टली मैंने जवानी निकाल दी, अब तुम लोग भी मेरे साथ। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप बच्चे को इमोशनल टॉर्चर और बर्डन कर रहे हैं कि वो अब आपकी इसमें चला जाए और आपकी ही तरफ का फैसला करे। अक्सर बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फिर आपको सेक्रीफाइसिंग मोड में जो है वो ज़्यादा आएंगे। उनको माएँ जो हैं वो ममाज बॉयज़ एंड गर्ल्स बन जाएंगे लोग ज़्यादातर, जब इस तरह की सिचुएशन उनको फेस करना पड़ती है। एंड देन जो है वो आप देखेंगे पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रहती। इवन अपने बारे में भी डिसीजंस लेना उनके हाथ में नहीं रहते। वो ज़्यादातर डिसीजंस जो हैं वो माँ की तरफ से ही, या जिसने भी उनको पाला है, बड़ा किया है, उनके हाथ में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। पावर शिफ्ट देन अगेन जो है वो हो जाता है। इसके अलावा जो यूजुअली ये देखा गया कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली या तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर वो जो है बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होते हैं। इमोशनल उनका जो है ना वो एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा अच्छा और उतना ज़्यादा आप कहेंगे अप्रोप्रिएट नहीं होता। दे डोंट नो हाउ टू इवन कम्युनिकेट देयर इमोशंस। इस तरह की पर्सनैलिटी में बहुत सारे क्लैशेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि लेटरल लाइफ, बाद की जो उनकी मैरिटल लाइफ होती है, उसको एज़ कम्पेयर टू जो अभी करंटली वो अकेले जी रहे हैं उसको उतना इम्पैक्ट नहीं करते जो उसकी बाद की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, रिलेशनशिप को। क्योंकि मदर के साथ अटैचमेंट जो है वो आपकी वो अनहेल्दी हो चुकी हुई है। वो अनहेल्दी अटैचमेंट जो है उसी के पैटर्न्स जो हैं वो आपको अपने रिलेशनशिप में भी बाद में नजर आएंगे। और जहाँ जहाँ आपके सोशलाइजेशन वाले रिलेशनशिप है, मतलब फ्रेंड्स हैं, मिलना जुलना है, वो सारे रिलेशनशिप उसी तरह से जो होंगे। सो ये बहुत चैलेंजिंग सी मुनीबा एक सिचुएशन है कि एक औरत जो है सारी ज़िंदगी जो है अपना बच्चा पाल रही है, बट एट द एंड वो उसको पोजेस करती है। अच्छा, मैं एक दिन एक किताब पढ़ी थी, उसमें बड़ी खूबसूरती से उसने ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि मदर्स जो हैं
क्योंकि वो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझती है, अपना पोजेशन समझती है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ हर, उसके जिस्म का हिस्सा होते हैं। मेरे पास कुछ है ही नहीं है, सिर्फ यही मेरा एग्जैक्टली है। उसके जिस्म का हिस्सा भी तो होते हैं वो। अच्छा, अब हम लव जो होता है ना, दैट फ्लोज आउट एंड स्प्रेड, वो बाहर जाता है। मगर हमारे यहाँ पे माओ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि लव जो है दैट शुड कम टूवर्ड्स देम, मतलब उसको अपनी तरफ ही मोड़ती रहेंगी। जिस दिन बच्चा ये बात करेगा ना कि मैंने अपनी पसंद की ये चीज़, उस दिन माँ को लगेगा आई एम नॉट बीइंग लव्ड। मोहब्बत माँ बाप की खास तौर पे जो होती है, उसका काम बच्चे को ये सिखाना है कि उसने फ्लो कैसे करवाना है, माशरे में मोहब्बत को कैसे या शेयरिंग कैसे करनी है। बट इन आवर सोसाइटी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है कि माँ चाहती है कि जितनी भी मोहब्बत उसको दी गई है बच्चे को, वो उसी को वापस लौटाए। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इन चीज़ों को, इन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वर्स कर देता है, और सिंगल पेरेंट्स की सूरत में ये ज़्यादा आपको नज़र आता है, क्योंकि सेंटर ऑफ अटेंशन आपका बच्चा है, यू हैव सैक्रिफाइस्ड यू, और फिर अब आपने उससे सारी चीज़ें जो हैं वो वसूल भी करनी है। जो कि अक्सर हमारे यहाँ पे, तो मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, विच इज़ अ रॉन्ग वे टू एक्सपेक्ट। ठीक है, बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है आपकी अपने बच्चे से। बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि जी वो हमारी कमियां और कमजोरियां जो हम नहीं कर पाए वो उसको पूरा करेंगे। बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि हमें उन्होंने सोशल स्टेटस देना है कि हम इनफर्टाइल नहीं है, हम एक अच्छे यानी फर्टाइल कपल है। एग्जैक्टली कि आपको तो जब आपकी रीजन, ये बहुत रॉन्ग रीजंस है टू हैव अ किड, ये बहुत रॉन्ग रीजंस हैं आपकी। एक बच्चा आपको इसलिए पैदा करना चाहिए कि आपके पास बहुत लव एंड केयर एंड यू वांट टू शेयर इट। आप अपना ही एक अपना ही जैसा इंसान जो है या आपसे मिलता जुलता इंसान जो है उसको इस सोसाइटी का बेहतरीन हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो दैट इज़ द यू वांट टू हैव अ किड। मगर क्योंकि रीजंस आपकी गलत होती हैं, एक्सपेक्टेशंस गलत बिल्ड होती हैं, और फिर अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स भी गलत निकलते हैं। और अब जब बच्चे कई दफ़ा अपनी बीवियों के साथ या शोहर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ जेलसी फॉर अ मदर। इवन मैं बहुत वर्स्ट केसेस कुछ आपसे डिस्कस करूँगी, सिंगल मदर्स के, सिंगल पेरेंट्स के जो हैं, कि आप ये देखो कि हमारे यहाँ पे आदमी जो है वो सिंगल नहीं रहता, वो नहीं उसकी फौरन शादी की तरफ जो है चीज़ें चली जाती हैं, और औरत से एक्सपेक्ट ये किया जाता है अब बच्चा हो गया, अब तुम रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। और बहुत सारी औरतें आपको सिंगल रहते हुए नजर आएंगी और वो बच्चा अपना परवान भी चढ़ाती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये एक म्यूचुअल, चाहे आपकी नहीं बन रही, मगर आप एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर तो अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं कि आप एक म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ अपने बच्चे की परवरिश प्लान कर लें। ठीक है, बजाय इसके कि वो जो आप अपने मियाँ बेटी इस पे बात करते हैं डॉक्टर ताहिरा कि कैसे ये सारा प्लान आउट किया जा सकता है अगर म्यूचुअली इसको लेकर चलना है। डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक लेनी है छोटी सी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात करें सिंगल पेरेंट्स के हवाले से कि किन किन चैलेंजेस का शिकार हो सकते हैं, और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरा, आप बताई थी कि म्यूचुअली भी इस चीज़ को लेकर जा सकता है, खासतौर पर अपने बच्चों की परवरिश के लिए, कि वो बेहतर तौर पर उसकी परवरिश की जा सके। बिल्कुल ऐसा है, और बहुत अच्छे और समझदार, मैं पढ़े लिखे तो नहीं कहूँगी, अच्छे और समझदार लोग जो हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी है। चलो वो हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं साबित हो सके, लेकिन वो अच्छे माँ बाप ज़रूर बन सकते हैं। और बच्चा जो, क्योंकि आप दोनों की जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छे तरीके से समझ के चीज़ों को करेंगे तो बच्चे को टाइम देना, बच्चे को मैनेज करना, बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा करना, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है, बजाय इसके कि आप इवन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बच्चा जो है वो डिवोर्स के बाद भी या किसी चीज़ के बाद भी जो है वो एज ए वेपन यूज़ किया जाता है। आप उसको आदमी को या औरत को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, उसे मिलने नहीं देते, फाइनेंशियल डिप्रिवेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो ब्लैकमेलिंग की जाती है बच्चे के थ्रू। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो आप उसके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग वे। दोबारा आप अपने बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आपने बच्चे को इसलिए इस्तेमाल किया कि आपको एक सोशल स्टेटस चाहिए था, अब आप बच्चे को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब आपको जो है वो अपनी कुछ मीन्स पूरे करने की जरूरत है, और आप इसको यूज करते हैं। इवन मुनीबा, मैं बताऊंगी कुछ दिन पहले भी मैं बात कर रही थी कि वर्स जो है ना, सास जिसको आप कहेंगे, सिंगल मदर्स, एग्जैक्टली सिंगल मदर्स जो है वो वर्स सासें हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अपनी जवानी, अपने अपने बच्चों, तो उसकी वजह से अब वो बच्चे को ज्यादा पोजेस करती हैं। इवन क्लिनिक पे इस तरह के भी केसेस आते हैं जिसमें माँ जो है, मतलब शादी हो गई, अब वो मियाँ बीवी के बीच में सो रही है। क्या? यस, मियाँ बीवी एग्जैक्टली बाकायदा तौर पे मियाँ बीवी के बीच में सो रही है। अच्छा जी, अब जी
माँ के लिए हम दोनों ने अगर शाम को डिनर अपना कोई टाइम प्लान कर लिया, जो कि हक बनता है मियाँ बीवी का, अम्मी के लिए हम इनको साथ ले जाएं, अम्मी के लिए हम इसको फलाने रिश्तेदार की तरफ भी ले जाएं, दैट इज़ फाइन कि अम्मी अकेली ज़रूर है, मगर वो औरत जिससे आप शादी करके आए उसका बहुत ज़्यादा हक बनता है और आपने उसके साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है। यस, आपको माँ को और बाप को साथ रखने की ज़रूरत है, मगर उतना ही जितना कि आपकी अपनी लाइफ इफ़ेक्ट जो है वो ना होना शुरू हो जाए। इवन मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स भी आए हैं जिसमें अगर आप बीच में नहीं सोती माएँ तो दरवाजे के बाहर अपनी चारपाइयाँ डाल लेंगी, बीमार पहले से ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, सीरियसली बीमार पहले से ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी ताकि अपने बच्चे को जो है वो कंट्रोल कर लें। मतलब मैं कहती हूँ कि आम सास ससुर जो हैं, दोनों सास ससुर, मैं कहती हूँ शादी क्यों की आपने बच्चे की, अगर ये चीजें करनी है आपने, और इवन तलाक तक जो सिंगल पेरेंट जो है अगर उसको अपनी बहू पसंद नहीं आती, अब ये रिसेंट मेरे एक क्लाइंट जो है वो आई तो वो सिंगल मदर थी, उन्हें बहू इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि वो बेटे की पसंद थी, और बेटा इस तरह से ममाज बॉय बिल्कुल ममाज बॉय, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। माँ को पसंद है तो हम खाना भी खाने जाएंगे, माँ को पसंद है तो हम अपने कमरे में भी ऊपर जाएंगे, अदरवाइज तुम 8-8 घंटे सामने माँ के बैठी रहो, नीचे जो है तुमने बैठे रहना है। उनकी चीज़ें जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आती हैं, दैट इज़ बिकॉज कि अम्मा इतनी इनसिक्योर होती है कि ये जैसे उसका शोहर उसको छोड़ गया है कि वैसे मेरा बेटा ना छोड़ जाए। यस, लेकिन लेट मी टेल यू, वो सारी माएँ आप बहुत शानदार औरतें हैं, बेशक आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने अपनी सारा टाइम लगाया अपने बच्चे को पालने के लिए, मगर क्या इस दिन के लिए लगाया है कि अल्टीमेटली आपके बच्चे की अपनी लाइफ जो मिजरेबल हो जाए। आपको अपना लव एंड केयर जो है वो शेयर करना है, आपने अपने बच्चे को सिखाना है कि उसने लव का फ्लो आउटवर्ड कैसे करना है, इनवर्ड नहीं करना होता। आपने उसको बाहर की तरफ, सोसाइटी की तरफ, अदर दूसरे लोगों की तरफ जाने ये जो रिश्ते होते हैं ना, खासतौर पर माँ बाप बहन भाई के, ये रिश्ते कहीं नहीं जाते, इनका एक अपनी जगह अपना मुकाम होता है, अपना प्यार होता है, किसी के आने की वजह से वो प्यार खत्म नहीं होता है। हाँ, डिवाइड जरूर हो जाता है बट वो खत्म माइनस नहीं होता है। तो आपकी जगह आपकी ही है, वो कोई नहीं ले सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपनी चीज़ों को लेकर चला करें, रिश्तों को आगे लेकर चला करें। तो हम आज सिंगल पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, और ख़ासतौर पर जो बच्चे होते हैं इस फेज से गुजर रहे होते हैं, वो किस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा बन गया है तो अब दुनिया में कभी जंग नहीं होगी, लेकिन ये बाइसे हैरत और अफसोसनाक है कि दुनिया भर में बहुत सी जंगें अभी भी हो रही हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के होते एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की सरजमीन को ज़बरदस्ती हथिया लिया या उसको कमज़ोर क़ुव्वत समझते हुए उस पर कब्ज़ा भी कर लिया। खैर, अक़वाम मुत्तहिदा पर मातम क्या ही करना। बात करते हैं कुछ शहरी दिफा की अहमियत के हवाले से, जिसकी बदौलत हम दुश्मन को अपनी अफवाज के हमरा पूरी तरह से शिकस्त दे सकते हैं, और वो हमने दुश्मन को दिखाया और अच्छी तरह से समझाया भी है कि हम तो वो कौम है जिसने अपनी निगरानी में मिसाइल चलवाए, तो हमसे क्या उलझना। लेकिन खैर, दुश्मन को किसी सूरत कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस ज़मन में पंजाब हुकूमत ने भी हमारे सिविल डिफेंस के महकमों को 50 करोड़ की ग्रांट से नवाजा है, और पंजाब ही में 10 लाख अफराद को सिविल डिफेंस में भर्ती का टास्क भी दिया है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और जो कि हमारी हुकूमत ने लिया है, और हमारी नौजवान नस्ल को डिफेंस, सिविल डिफेंस के हवाले से ख़ासतौर पर बुनियादी तालीम लाजमी होनी चाहिए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी हम लोग हल निकाल सके, और वो भी हुकूमत और फ़ौज के शाना बशाना। तो आज के सेगमेंट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे शहरियों को सिविल डिफेंस की बुनियादी चीज़ों का इल्म होना क्यों ज़रूरी है, और ये हमारे मुस्तकबिल को कितना कह लें कि सिक्योर बना सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सोनिया उमर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। तो डॉक्टर सोनिया से आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर सोनिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर द इनविटेशन जी। डॉक्टर सोनिया, ये सारी सिचुएशन आपको भी पता है, पिछले दिनों हम किस सूरत हाल से गुजरे हैं। Absolutely, yes. और बहुत ही कशीदगी थी, yes. जंगी सूरत हाल में तो कहूँगी कि चल रही थी। अभी भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे सामने हैं कि जो कि सारी मीटिंग्स मामलात चल रहे हैं इंटरनेशनली भी। तो क्या कहेंगी, ये जो सिविल डिफेंस की खासतौर पर जो इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, आप इसको किस तरह देखती हैं?
बहुत शुक्रिया जी मुझे दावत देने के लिए। मेरे लिए इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स, 2 दहाइयों से ऊपर हो गया। हम सोशल साइंसेस के लोग हैं, हम रिसर्च करते हैं। वी टॉक अबाउट पीस, वी टॉक अबाउट लव, वी टॉक अबाउट स्प्रेडिंग केयर और ये सब चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम इन पर्टिकुलर जो पाकिस्तानी है, जो एक मुस्लिम है, जहाँ मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, जब हमारी मुल्क की सालमियत पे सवाल आता है तो मेरा ख्याल में वो सब चीज़ें हम कहीं साइड पे रख के तो वी बिकम अ नेशन जो कि अपने दुश्मन को बड़ा तगड़ा जवाब देती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने दिया और आपके तवज्जो से मुबारक देना चाहूँगी हमारी अफवाज को। और आपके तवज्जो से एक और बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हमने आज नौजवानों के किरदार पे बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मेरे बच्चे हैं, दे आर टीनेजर, बल्कि 20 साल से ऊपर के बच्चे या टीनेजर्स हैं, वो इन 2 दिनों में बहुत मैच्योर हुए हैं। वो इन 2 दिनों में उनके अंदर हुब्बुल वतनी क्या चीज़ है, पाकिस्तान क्या है, इस झंडे का मतलब क्या है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी जनरेशन तो कहती थी पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है, इनको भी बहुत अच्छी तरह समझ आई है। एग्जैक्टली। ये जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर भागने के चक्कर में है, पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। 1947 से पाकिस्तान के हालात उतने ब्राइट तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क कायम है, कायम रहेगा, क्योंकि ये जिस बुनियाद पे बना था वो बुनियाद इतनी मजबूत है। कमिंग बैक टू द सिविल डिफेंस, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ। 1952 में सिविल डिफेंस का इदारा जो है पाकिस्तान बनने के 5 साल इस मुल्क में बन गया। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिविल डिफेंस का मकसद क्या होता है। इसको आप डिफरेंट नाम दे दीजिए, मिलिट्री ट्रेनिंग का नाम दे दीजिए, या आप इसको सिविल डिफेंस का नाम दे। दुनिया के कई ममालिक हैं, इसमें जापान है, इसमें कोरिया है, देयर आर मैनी कंट्रीज़ जो कि इसको एक मैंडेटरी उन्होंने अपनी नौजवानों के लिए बनाया हुआ है। 6 माह से लेकर 2 साल तक उसका है, उसके बगैर वो फर्दर कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये तो कंपल्सरी, कई ममालिक दुनिया में 20-25 ज़्यादा ममालिक हैं जिन्होंने कंपल्सरी, बिल्कुल उन्होंने कंपल्सरी कर दिया। दे कैन नॉट गेट फर्दर एजुकेशन, दे हैव टू गेट दैट सर्टिफिकेट, और उसके बाद वो आगे जाते हैं। अब सिविल डिफेंस क्या है? सिविल डिफेंस इज़ अ प्रिपरेशन जो कि कई मौके में वो प्रिपरेशन हमारे काम आ सकती है। इसका ताल्लुक सिर्फ जंग के साथ तो हमारे घरों में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें हमें ये काम आ सकती है। अब आप देखिए क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज आए दिन हमारे साथ जितने तेजी के साथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स आ रहे हैं, और जो मसाइल हमारे साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं, क्या हम इसमें प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है? ऑल ऑफ अस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो सिविल डिफेंस क्या बताती है? आपको प्रिपेयर करती है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि एक सर्टेन, अगर खुदा न खास्ता मलबे के नीचे जो लोग हैं, डेब्रिस के अंदर जो लोग हैं, कैसे डील करना है, क्या करना है, फर्स्ट एड किस तरह से दी जाती है, उसमें आपको डील करना है। अगर खुदा न खास्ता कोई जख्मी है, किसी का खून बह रहा है, तो खुदा न खास्ता घरों में आग लग जाती है, आग लग जाती है, उसमें आपने किस तरह डील करना है। बिल्कुल। और एक इवैक्यूएशन की जो ये ट्रेनिंग्स होती हैं कि आपने बिल्डिंग खाली करनी है। पिछले दिनों मैं लम्स गई हुई थी, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे एक सायरन बजा। अच्छा। आई बिकेम अफ्रेड बिकॉज फॉर मी मैं पहली दफ़ा लम्स गई थी। तो वो स्टूडेंट्स बहुत आराम से उठे और वो लाइन में ना, क्यू में सारे स्टूडेंट्स बाहर आए, तो हमें पता चला कि ये ड्रिल तो उनकी हर दूसरे दिन होती है। सो दे आर इंस्टीट्यूशंस, बट दीज आर वेरी रेयर इंस्टीट्यूशंस जो कि ये कर रहे हैं। हर ज़्यादातर प्राइवेट जो है वो कर रहे हैं। अब आपने बताया कि 1952 में हमारा ये जो है ना इदारा बना, सिविल डिफेंस का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, लेकिन आज से पहले हमने उसके बारे में नहीं सुना। आज से पहले वो हमें नजर भी नहीं आया। मतलब ये जो सारा सिनेरियो हुआ ना पिछले हफ्ते से जो चल रहा था, उससे पहले हमें नहीं लगता कि उसने कोई काम किया है या इस तरह की इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ अदवार में इसके मुख्तलिफ नाम रहे। अच्छा। ये गर्ल गाइड, बॉय स्काउट, अगर आपने अपने बचपन में सुना हो, हमारे स्कूल्स के अंदर एनसीसी की ट्रेनिंग, हमारे कॉलेजेस के अंदर जब मैं वी वर यंग, इसको कंपल्सरी करना चाहिए ना, कंपल्सरी नहीं किया गया है। इट वाज नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल देयर यूज्ड टू बी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वुड गेट दैट ट्रेनिंग। वो लेते थे, वो जिसको अवेयरनेस होगी वो वहां पे जाके अपनी ट्रेनिंग ले लेगा। स्कूल और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस होता था, नहीं उसके इंटरेस्टिंगली मार्क्स होते थे। आपकी डिग्री के साथ, जैसे हाफिज़ कुरान है ना, तो जो हाफिज होता है तो वो अगर इसके भी मार्क्स होते थे। अब भी ये हमारे हिस्सा है, लेकिन इसकी अहमियत वक्त के साथ साथ, जो कि आज से 20-30 साल पहले थी, अब मजीद जो है नहीं, वक्त के साथ हमारे अहमियत तो है, लेकिन हमारी जो चीज़ चल भी रही थी, जो प्रैक्टिस में थी, वो भी खत्म होगी। गर्ल गाइड का मैंने उस तरह से अब नाम नहीं सुनती, बॉय स्काउट का मैं नाम नहीं, ये सब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स ही थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। ये जो हमने
एक फिजिकल जंग देखी। इससे पहले हमने बॉर्डर्स पे जंग देखी, कारगिल वॉर के टाइम पे हाँ हमने जी, देखी, बिल्कुल। 2019 में भी इंडिया पाकिस्तान का जो है वो एक मार्का हुआ बॉर्डर्स की हद तक था, लेकिन ये एक डायरेक्ट मार्का था, डायरेक्ट वॉर थी। और हम जी। वो जनरेशंस जो कि बहुत बच्चे भी उन्होंने भी देखी, हमारे ने भी देखी, हमारे से बड़े लोगों बड़े लोगों ने भी देखी, क्योंकि प्रॉपर जंग exactly। तो 65 और 71 के बाद नहीं हुई। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप एज फार द एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। India and Pakistan have serious issue. India is not going to stop. Is not going to put allegations on Pakistan. उसने इल्ज़ाम तराशी बंद नहीं करनी। सबसे ज़्यादा वो हमारा पानी रोकने को तैयार बैठा हुआ है। अगर वो इस पर एग्रेसिव हो जाता है तो मेरा ख्याल है ये चीज़ तो कभी भी ट्रिगर हो जाएगी, जो खुदा ना खास्ता ना हो। फॉर दैट पर्पस व्हाट वी नीड टू डू, कि मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो जब हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लिया, उसमें मिलियंस ऑफ पैसे जो है वो ले रखे हैं। एग्जैक्टली। एक चीज़ उन्होंने ये कि उन्होंने कहा है जी 10 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगी कि ये कंपलसरी कर दीजिए। अच्छा। पाकिस्तान की 18 साल से लेकर 26 साल की उम्र के जो 18 to 29 ईयर्स Okay। विच इज़ कंसिडर्ड अ यंग लॉट, जो उसको हम यूथ कहते हैं, वो 6 करोड़ लोग हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज वेरी रेयर नेशंस कि जहाँ पे जहाँ पे young है। यंग पॉपुलेशन जो है वो इतनी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। तो इसको जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है, HEC, हायर एजुकेशन उसको डिपार्टमेंट, compulsory HED, मेरा ख्याल है कि इस सर्टेन एज से इसको शुरू कोर्स करें, का हमारा हिस्सा बना बिल्कुल देना बना चाहिए। दें। ये क्रेडिट आवर्स का इसको जी। हम अपनी ज़बान में क्रेडिट आवर्स कहते जी। हैं, हम उसका हिस्सा बना दें। जब आप थोड़ा सा इसको कंपलसरी करेंगे तो मेरा ख्याल है एवरीबडी विल हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक अस। एक और चीज़ देखें, हम लोग वी आर अ नेशन जिसके हमें रिसोर्सेज की कमी रहती है, स्कार्सिटी है हमारे यहाँ रिसोर्सेज की। हर चीज़ में हम अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पे ये मसला हो गया, हुकूमत फुल अपने निज़ाम के साथ आएगी, हमें बचा लेगी। वो कहते हैं ना कि खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। वी हैव टू बी सेल्फ इक्विप्ड और फॉर द अब ये जो सारी डिजास्टर। सिचुएशन हुई है ना, मेरे ख्याल से उसके बाद हम सेल्फ इक्विप्ड हो गए हैं। बिल्कुल। अब हमें थोड़ा बहुत इल्म हो गया है कि अब हमने अपना भी डिफेंस कैसे करना है, और अगर हमारे मुल्क पे कोई ऐसी मुश्किल आ पड़ती है तो हमने उसकी भी कैसे दिफा करना है। बट दिस इज अ वेरी राइट टाइम। अभी हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, हाँ। जो कि वक्त के साथ मोराल कम भी हाई हो है जाएंगे। फिलहाल अभी हमारा। हम जो पॉलिसीज बनाएंगे उसकी कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव, आई थिंक रेस्ट ऑफ द अदर 3 प्रोविंसेस दे आल्सो नीड टू टेक द इनिशिएटिव, एंड दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर द एजुकेशनिस्ट। मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन कमीशन सिलेबस के अंदर क्विक चेंजेस करे। हम टीचर्स को दुनिया भर में कहा जाता है ज़्यादा थिंक टैंक्स, उसातिज़ा को लेके बैठा जाए और बताया जाए कि किस तरह से इसको कोर्स का हिस्सा बना दिया जाए, और हम जहाँ पे फिलोसफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ा रहे हैं ये भी बताएं, सिविल डिफेंस का भी बताएं। बिल्कुल सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए। पूरी दुनिया में हम देखते हैं, चलिए ये तो एक डिजास्टर या जंग के तौर पर हमें बच्चों को इक्विप करना है। हार्ट अटैक हो गया, उसमें आप एक आम शख्स को बचा सकता देखिए है। रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट हो गए, उसमें आप ब्लड किस तरह बचाना बिल्कुल है ब्लड किसी का लोगों निकल को। रहा है। इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। जब आप सिविल डिफेंस की बात करते हैं तो आप ट्रेनिंग देते हैं, तो उस पर एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर आता है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो यूथ है वो सबसे पहले तो डिसिप्लिन होती है जी। सबसे पहले उसको पता, नज़्म नस्र जिसको हम कहते हैं ना, वो इस ट्रेनिंग से सीखती है। उसके अंदर इंड्योरेंस आती है, उसके अंदर पेशेंस आती है, उसके अंदर ताकत आती है और ब्रेवरी आती है। उसकी अपनी ज़ात भी तो कितनी स्ट्रांग होती है एक सर्टेन ट्रेनिंग के बाद। अगर हम इसे सिलेबस का हिस्सा नहीं बना सकते तो एटलीस्ट एक टाइम स्पैन जो कि दुनिया के बाकी मुल्कों में है, कई जगह पे 6 माह है, कई जगह पे 1.5 साल है, कई जगह पे 2 साल है, वो सर्टेन पीरियड के लिए उन्होंने कर दिया कि आपने लेनी है, इसको कर दीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक हमारी जो बच्चे हैं दे विल बी हैप्पीली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर सोनिया, ये उनके अपने लिए कितना अच्छा है, जो बिल्कुल, यंग जनरेशन है, बिल्कुल। जो हमारे टीनेजर्स हैं, ये उनके अपनी पर्सनालिटी के लिए कितनी अच्छी है ये चीज़? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रही हूँ। हमारे बच्चे जो सारा वक्त आजकल एक मोबाइल हाथ में है और गैजेट्स हाथ में हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ अब तो हमें नज़र ही नहीं आती, बिल्कुल। विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, इवन यू एंड मी। एग्जैक्टली। द मोर टाइम वी स्पेंड ऑन द स्क्रीन, द मोर आर द चांसेस कि हमें जो मेंटल इलनेस है है, या वो हो जो जाएंगी, हाँ। दिमागी मसाइल हैं या नफसियाती मसाइल हैं वो हो सकते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए
यूथ इन पर्टिकुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, आपके मुल्क के काम भी आ रही है और उनकी अपनी ज़ात के काम भी आ रही है, उनकी सेहत के पर्सपेक्टिव से, जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत, बिल्कुल ये ऐसे दोनों ही है चीज़ों के कि लिए। आपकी दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हो जाएंगी। और दूसरा ये कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उसमें अपना भी दिफा कर सकते हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स है, अपने मुल्क है, उसका भी दिफा कर सकते हैं। तो इसलिए सिविल डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि इसको अब हमें ना अपने कोर्स का हिस्सा बना देना चाहिए इसको कि mandatory इम्पॉर्टेंस कर दें। इसकी इतनी है। तो हमारे साथ डॉक्टर सोनिया उमर हमारे साथ मौजूद थी इस पर बात करने के लिए। डॉक्टर सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जाओ लाहौर। जनाब, लास्ट मंथ जापान में होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी फ़ाइटर मज़र मसूद ने फ़िलिपाइन, जापान और राफ़ेल गिनवाने वाले मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, मेरी मुराद ऑब्वियसली भारतीय फ़ाइटर से है, जिसको हमारे स्टार ने सिर्फ 30 सेकंड्स में ढेर कर दिया था। और ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान के स्टार चैंपियन ने भारतीय खिलाड़ी को पहले ही राउंड में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स में ही आउट कर दिया था। मैं तो 30 सेकंड्स में, मतलब हम लोग तो यही सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि जनाब हम क्या करें, क्या बात करनी है, किस तरह ये काम करना है। तो सच्ची बात है कि इतना वक्त सोचने में ही लग जाता है, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि क्या ही ज़बरदस्त एक हिकमत अमली अपनाई होगी और हमारे चैम्पियन मज़र की तरफ से कि उसने भारतीय हरीफ को संभलने का मौका ही नहीं दिया है। ना सिर्फ भारतीय हरीफ को हराया, बल्कि पाकिस्तान के लिए वाटा 21 का टाइटल भी अपने नाम लेकर आए हैं। तो जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे स्टार ताइक्वांडो चैम्पियन मज़र मसूद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके जो कोच हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और इदरीस मरवत हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि ये सारा अहवाल कि किस तरह उन्होंने जो हमारा भारतीय हरीफ है उसको हराया और सिर्फ 30 सेकंड्स में उसको आउट कर दिया। तो मज़र, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इदरीस, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और मज़र, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बल्कि आप दोनों को कांग्रेचुलेशन कि टीम वर्क होता है, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो ये टीम वर्क के तौर पर ही सामने आती है। तो मज़र, सबसे पहले तो बताइए ये क्या मामला था? ये जंग तो अभी छिड़ी थी, आप तो जंग पहले ही करके आ चुके हैं जापान में, और 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में। जी बिल्कुल, असल में जब भी आपके रिवायती हरीफ से आपका मुकाबला होता है, वो भी किसी और मुल्क में, जापान जैसे मुल्क में, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है, आपके सेंटिमेंट्स हैं, वो और भी इस तरह काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब मेरी फ़ाइट थी उससे पहले सिंतास मुआहिदा जो था वो इन्होंने तोड़ दिया था ना, तो पहले से हालात काफ़ी संजीदा हो चुके थे। तो जब इंडिया के साथ फ़ाइट आ गई, पहले से मैंने कहा बस यही फ़ाइट है ना, जो भी हो इंशाल्लाह इसको नहीं छोड़ना है ना। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह मतलब वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी ऑलरेडी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आपका जो सब्ज़ हिलाली परचम होता है, वो उसकी भी रिस्पेक्ट जो है ना, वो भी ज़रूरी होती है। तो हारने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता फिर। ये कि आप अपनी पूरी एफर्ट लगा के ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि नॉकआउट के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा हमने ये भी सुना है कि आपने अपने ही हरीफ से कुछ सामान भी लिया था और वो सामान लेकर उसी को आउट कर दिया, ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, हमारी इस तरह सेंसर्स होते हैं कुछ, और शीन आर्म्स वगैरह ना, सारा पैक होता है। तो वो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरा जो बैग था ना, मतलब वो वहाँ से ना, मतलब हमारे जो कोच थे वो इशू बन गया था ना इमिग्रेशन की तरफ से। तो वो बैग जो था वो मेरे पास नहीं था, तो उन्हीं से लेकर जो था उनके साथ खेला। बाद में वो नाराज़ थे कि मतलब क्यों दिया ना आपने सामान। तो बाद में फ्लैग नहीं था मेरे पास, वो भी उसी बैग में। तो वो जो कॉन्टिजेंट के फ्लैग्स लगे होते हैं वहीं से लेके चुपके से ना मैंने कहा पिक्चर्स और वीडियोस के लिए ना, यही बस है एक ऑप्शन। क्या बात है कि उन्हीं से सामान लेके उन्हीं को हरा के जो है ना आप मैदान से बाहर आ गए हैं। तो ज़रा आपके कोच से भी बात करते हैं कि कैसी सूरत हाल थी वहाँ पे। अज़र, आप भी जो है वो नेशनल चैम्पियन हैं, उसके बाद एशियन मेडलिस्ट भी हैं, तो कैसे आपने इस जर्नी में, और ख़ास तौर पर मज़र को किस तरह कोच करते हैं आप? मज़र आए थे मेरे पास 2020 में एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए। इससे पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी में करते रहे हैं, तो मैंने इनको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग है वो इनको करवाई है, कोचिंग। और इनको इंडिया के फाइट से पहले मैंने एक चीज़ बताई है कि जहाँ पे अगर आप बीट करते तो आप एक हीरो बन जाएंगे। लेकिन वहीं पे ये भी हमें जितना हम मोटिवेट होते हैं उतना हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी कौम का अगर वहीं पे अगर हम ऐसे जहाँ पे इनके एहसास होते हैं ना, इस मामले में वो बहुत सेंसिटिव हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हम रेडी होते हैं कि अगर हम हार जाते हैं तो जो है ना
बड़ा एक जो है ना तनकीद बनेगी हमारे ऊपर। तो इसलिए पूरा जितना हमारे अंदर जज्बा होता है उसी के साथ ही हम फाइट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैंने भी ईरान में जो है ना 2 टाइम इंडिया को डिफीट किया है। तो मैंने इनसे एक ही बात की है कि अगर आपने यही फाइट विन कर ली तो इसका मतलब है कि हमने गोल्ड ले लिए। क्या बात है, वाह जी वाह। तो ये जो टाइटल है मज़र वाटा 21, मतलब ये क्या है टाइटल, और ये कंपटीशन में क्या सारी चीज़ें थी, कितनी वहाँ पर लोग आए हुए थे, कितनी कंट्रीज़ वहाँ पर रिप्रेजेंट करी थी जिनमें से आपने जो पोजीशन लिया? ये हमारे से ताइक्वांडो में काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट होता है। ये जापान में सिर्फ साल में एक दफ़ा होता है ना। ओके। मतलब ये 21 था, तो पहले जो थे 20 हो चुके हैं ना वाटा ओपन। तो इसी तरह ये 100+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमारा वेट वाइज होता है ना सारा। अच्छा। तो मैं मिडल वेट में था -87 में। ओके। उस कैटेगरी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया था जी। मतलब ये कैटेगरीज होती जी हैं? कैटेगरीज होती है मार्शल आर्ट्स में भी, बिल्कुल। ओके। तो इसमें मार्शल आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें, आपकी कौन सी कैटेगरी, आप कौन से उसमें खेलते हैं? मार्शल आर्ट्स वैसे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है। इसमें आपकी किक बॉक्सिंग आ जाती है, ताइक्वांडो आ जाती है। मेरी बेसिकली ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग दोनों गेम्स थी, लेकिन उसके बाद मैंने ताइक्वांडो की ऑप्ट किया था। तो उसमें प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 5 पे, तो वो उसी पे मैंने फिर डेवलप किया, उसी को एनहेंस किया उसमें। तो हम अभी भी ये समझना चाह रहे हैं कि 30 सेकंड में कैसे आपने उसको हराया, क्या आपकी प्लानिंग थी, क्या आपने उस टाइम अपनी जो है वो नॉकआउट उसको किस तरह किया? ये था जब फाइट थी तो पहले मैंने कोच से पूछ लिया ना कि क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए। तो इन्होंने फाइट्स देख ली उनकी ऑनलाइन यूट्यूब पे। उसने कहा बस ये चीज़ करोगे ना आप, टॉर्नेडो किक उसको करोगे टर्निंग पे ना, हमारी टर्निंग किक होती है ताइक्वांडो। तो उसके साथ वो ऑपोजिट स्टांस में खड़े होकर वो उनके ना फेस पे लग गई थी और वो वहीं पे वो वहाँ पे नॉकआउट हो जाते। जी, वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे। अच्छा। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर फतह नसीब। क्या बात है, माशाल्लाह। ये होता है कि जब आप स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ें कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि आपने किस वक्त क्या चीज़ करनी है। रिफ्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये सिर्फ इसी को हराया या इस कंपटीशन में आपने और भी जो लोग हैं उनको हराया? फर्स्ट जो फाइट थी वो जापान के साथ थी, सेकंड इंडिया के साथ थी, जो फाइनल था वो फिलीपींस के साथ था। ठीक है जी। 3 फाइट्स टोटल हुई थी। और 3 फाइट्स में आपने भारत को हराया, भारत, जापान और फिलीपीन को भी आपने हराया है। लेकिन किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खासतौर पर अगर इस कंपटीशन की, इस पूरी सीरीज की बात की जाए, तो क्या क्या आपको डिफरेंस यहाँ पर लगता है और वहाँ पर जब जाते हैं इंटरनेशनली एक फॉरम पर जब आप जाके काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्या चैलेंजेस होते हैं एक प्लेयर के लिए? काफ़ी देखें, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे एक तो फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी है ना, हमने घर को भी देखना होता है, साथ गेम को भी देखना होता है। मैं बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियर की जॉब भी कर रहा हूँ ना, इंटरलूप। जी, तो वो काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो CM है KPK के, वो नहीं सपोर्ट करते ना। मल्टीपल टाइम्स वो बुला भी चुके हैं कि आपको इस तरह ये चीज़ देंगे, वो चीज़, लेकिन वो कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंपनी है वो काफ़ी सपोर्ट करती है ना, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। एडिडास और नाइकी इनके साथ इनके ना बिजनेस टू बिजनेस सारा चल रहा होता है। तो वो उनको पता है इस चीज़ का ना कि आपके हीरो जब आपके साथ एम्प्लॉय भी होते हैं तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो है उसमें ये लोग साथ होते हैं, तो उसमें फिर इस तरह का कोई इशू नहीं होता। तो जैसे मज़र भी कह रहे हैं इदरीस के हमें सपोर्ट नहीं किया जाता अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए। जैसे वो KPK की बात करें, KPK से उनका ताल्लुक़ है, तो क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह है? आप भी इस चीज़ से गुजरे होंगे, आपके साथ भी ये चीज़ें क्या आई हैं पेश? बिल्कुल, देखें हमारा जो स्टार्ट में KPK से हमने जो है ना काफ़ी टाइम हमने पहले मेडल KPK को दिए हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जब हम अपने CM के पास जाते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास, वो एक अपनी अलग पॉलिटिक्स में वो है, वो स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा। जिस तरह मरियम नवाज़ यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं, इवन कि वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई अचीवमेंट करते हैं तो वो आपको इंकरेज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मेडल भी आते हैं, इंडिया को भी आप हराते हैं सिचुएशन में। तो हमारे वज़ीर आला ये हमसे कहते हैं कि अगर आपने हरा लिया तो हमारे ऊपर कोई एहसान कर लिया। और वो है लाइक मैं ये वर्डिंग नहीं कहना चाहता, बट वो इस मामले में बहुत जो है ना, वो है भी हमारे इलाके के DA, हमारे इलाके के डेर इस्माइल खान से हैं बेसिकली, घर वहाँ पे है। अच्छा। तो ये इस अचीवमेंट को जब वो नहीं करते, इस तरह के स्टार्स को जब वो प्रमोट नहीं करेंगे, वो कहते हैं हमारे लिए थोड़ी गया। वो कहते हैं तो यहाँ पे जो है ना मरियम नवाज़ को हम इस चीज़ पे क्रेडिट देंगे। इवन के पहले हमारे एक फुटबॉलर थे, उन्होंने उनको वज़ीर जो है CM साहब, उन्होंने जो है ना KPK के एथलीट को यहाँ पे बुला के जो है ना इनकरेज किया है। बहुत सपोर्ट जी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि नेक्स्ट कोई फाइट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाना है? नेक्स्ट इंशाल्लाह साउथ कोरिया में, और उसके बाद US में इवेंट्स आ रहे हैं ना। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे 2028 जो ओलंपिक्स है उसके लिए प्रोफाइल हम डेवलप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितनी फाइट्स आपने की हैं?
फाइट्स इंटरनेशनल या सारी? इंटरनेशनल नेशनल सारी? बहुत ज़्यादा 100+ अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल हैं मेरे पास। ओके जी, वो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेशंस भी काफ़ी सारी हैं। वाओ। तो मुझे ये बताइए, अगर जो नौजवान अगर आपको देख रहे हैं इस वक्त मज़र, तो अगर वो इस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो क्या कराटे आना बहुत ज़रूरी है, या किस तरह की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए तभी आप इस स्पोर्ट को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं? मैं यही तो कहना चाहूँगा कि लोगों की बातों में ना जब भी होता है वो लोग कहते हैं यार कॉम्बैट गेम है, इसमें नाक टूट जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी इस तरह का नहीं है, हड्डी पसली टूट जाएगी, इसमें ना ही तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हम आपके सामने एग्जांपल, एजुकेशन भी साथ कर रहे हैं, साथ ये जो हमारी स्पोर्ट्स है इसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है, तो इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, हर बंदा ऑप्ट कर सकते हैं ना इसको, और सेल्फ डिफेंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना कि आप कोई ना कोई जो मार्शल आर्ट्स की गेम है उसको आप ऑप्ट करें, वो आप साथ लेके जाएं। लेकिन कितना अरसा लगता है एक मुकम्मल फाइटर, ताइक्वांडो फाइटर बनने में? अगर ताइक्वांडो की मैं बात करूं तो 2 से 3 साल आपको लग जाए, क्योंकि इसमें ना हमारी स्ट्रेचिंग और काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज ये इन्वॉल्व होती है ना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब मिनिमम आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। अच्छा, जी, एक फाइटर बनने में? जी, बेल्ट से गुजरना पड़ता है आपको, 6 से 7 हमारे बेल्ट्स हैं, फिर डान कैटेगरीज हैं, ओके, उनसे गुजर के तो यू कैन बिकम अ गुड फाइटर। तो इदरीस मतलब ये छोटे बच्चों को भी ज्वाइन करा सकते हैं? बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी ताइक्वांडो इसी के ऊपर आपने क्वेश्चन किया है। मैं बेसिकली एक अपनी एकेडमी भी रन कर रहा हूँ। अच्छा। जिसके अंदर जो है ना सबसे पहले यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट पाकिस्तान के वो मैंने करवाए 8 ईयर से। तो अभी जो है ना ग्रास रूट पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही कैडेट लेवल पे आएंगे तो वो 18+ में जब आए तो इंशाल्लाह सारे हमारे बच्चे वर्ल्ड चैंपियन ही होंगे। क्या बात है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, थैंक यू सो मच कि आप आए, और बेस्ट ऑफ लक आपको भी इदरीस, और बेस्ट ऑफ लक मज़र आपको भी कि आपकी जो नेक्स्ट फाइट है आप इसी तरह जीत कर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ मौजूद थे मज़र महसूद हैं, जो कि अभी ये वाटा 21 का जो टाइटल है वो पाकिस्तान के लिए जीत कर आए हैं, ताइक्वांडो चैम्पियन हैं, और उसके साथ साथ इदरीस मरवत ने भी हमें ज्वाइन किया था, जो कि कोच है, नेशनल चैम्पियन है, एशियन मेडलिस्ट भी हैं। हम दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत ही खूब, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और अब हमने आपकी मुलाकात करानी है पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चे की, या कह लें कि यंग जनरेशन, जिस तरह हम पहले भी कहते हैं कि हमारे यंग जनरेशन में आजकल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ ज़रूरत है तो प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पर आके वो अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकते हैं। तो आज भी आपकी मुलाकात कराते हैं असद हयात हैं। आवाज़ तो आपने उनकी सुन ली है, क्लासिकी मौसीकी जो है ना वो करते हैं, क्लासिक अंदाज़ है उनका, तो उनसे बात करते हैं और मज़ीद भी उनसे कुछ और गाने भी सुनेंगे। तो असद, आपको वेलकम कहते हैं जो जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक है जी, अल्लाह पाक के करम। असद, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और कब से गाना गा रहे हैं? मेरा नाम असद हयात है और मैं ज़िला पाकपतन के एक छोटे से गांव से हूँ, और मैंने 7-8 साल की उम्र में गाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और वह तब से ही शुरू किया हुआ है और बस आगे जारी है सारा सिस्टम। तो किसी से सीखा है प्रॉपर, या खुद ही से आपने गाया है, या किसी को देखकर इंस्पायर हुए? नहीं, मेरे वालिद साहब फोक सिंगर हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बचपन में इस फील्ड में लगा दिया था, और मेरे 2 टीचर हैं, एक उस्ताद मानत अली खान साहब हवेली लखा के, और एक उस्ताद ताफू खान साहब हैं। 2 टीचर हैं मेरे, उनसे मैं तालीम अभी भी ले रहा हूँ और साथ स्टडी चल रही है। अच्छा, पढ़ भी रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैं पंजाब कॉलेज पाकपतन में अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है और साथ साथ मौसीकी भी कर रहे हैं। चले, ये तो अच्छी बात है कि पढ़ाई भी साथ साथ होनी चाहिए, शौक़ आपका बेशक हो लेकिन साथ साथ स्टडीज़ भी चलनी चाहिए। तो आगे भी मौसीकी में ही जाने का इरादा है? फ्यूचर भी इसी में देखते हैं आप अपना? जी, इसी में फ्यूचर बनाना है। चले जी, इंशाल्लाह। क्या सुनाएंगे? सिंगिंग में मुझे सबसे ज़्यादा जो हैं वो मेहंदी हसन खान साहब हैं, वो ज़्यादा पसंद हैं मुझे। उसके अलावा मैडम नूर जहाँ जी, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, मतलब जो अच्छे सिंगर हैं वो सारे मुझे पसंद हैं। इनके अलावा अच्छे सिंगर नहीं है आपको लगता है? नहीं, और भी अच्छे हैं, वो सारे पसंद हैं जो अच्छे। अच्छा, मतलब ज़्यादातर आपको क्लासिकी मौसीकी पसंद है? जी। ठीक है। तो क्या रोज़ प्रैक्टिस करते हैं आप? जी, रोज़, ये रोज़ाना का काम है, रियाज करना भी बड़ा ज़रूरी है ना? हाँ जी, ये रोज़ाना इसे मिनिमम
2-3 घंटे देने ही पड़ते हैं। इससे ज़्यादा तो फिर हो जाए तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो स्टडी का टाइम और फंक्शंस का टाइम, तो इस वजह से 2-3 घंटे तो रोज़ाना देने ही पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ख़ास तौर पे ये वाला जॉनरा आपने क्यों चूज़ किया? क्लासिकी मौसीकी बड़ा मुश्किल है ये, जी जी, तो इसकी तरफ ही क्यों गए आप? ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। जी जी, मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने, और मेरे टीचर्स ने भी शुरू से मुझे इस तरफ लगाया, उन्होंने दूसरी तरफ जाने ही नहीं दिया, तो ये मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने क्या चूज़ बात किया। है। चलिए जी, मैं ये चाह रही हूँ कि अगर इतना अच्छा गेस्ट हमारे पास आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। जी, अगला गाना कौन सा सुनाएंगे आप?